नमस्कार सभी को। मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ भ्रम मुक्त चिंतन चैनल में। आइए आज श्री वल्लभ जी माहेश्वरी की बुक चिंतन धारा के एक और विषय से आपका परिचय करवाती हूँ। बहुत ही अच्छा विषय है शिक्षित महिला सामाजिक आवश्यकता है। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा। आइए सुनिए माहेश्वरी जी के विचार इस विषय के बारे में। मैं विषय की शुरुआत करती हूँ। वर्तमान काल में महिलाओं को शिक्षित किए जाने के प्रति भारतीय समाज में जागरूकता काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। सदियों तक महिलाओं को शिक्षा तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक उनका शोषण होता रहा। परिस्थिति इतनी विकृत हो गई कि महिला अपने जीवन को एक अभिशाप मानने को विवश हो गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा शर्मनाक स्थिति है कि समाज की आधी जनसंख्या अपने जीवन को अभिशाप मानने को विवश हो जाए। वास्तव में स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। यदि रामायण तथा महाभारत काल से लेकर सन 1000 ईस्वी तक के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति भिन्न थी। उस काल में महिलाएं न केवल शिक्षित होती थी, बल्कि समाज में उनका सम्मान पुरुषों की अपेक्षा अधिक था। राजकन्याएं नृत्य, संगीत, राजनीति तथा युद्ध कौशल आदि में शिक्षित की जाती थी। वे अपने राज्य के कार्यकलापों में अपने पति अर्थात राजा का सहयोग करती थी। कभी कभी राजा की असामयिक मृत्यु पर वे राज्य का नेतृत्व भी करती थी। यदि वे भली प्रकार से शिक्षित ना होती तो उनके लिए इस प्रकार के दायित्व वहन कर पाना संभव ना हो पाता। उस समय समाज में महिलाओं का कितना सम्मान था, इस बात को समझने के लिए उस समय की स्वयंवर प्रथा का उदाहरण दिया जा सकता है। स्वयंवर प्रथा में आमंत्रित कई राजकुमारों में से राजकन्या उस व्यक्ति का चुनाव अपने पति के रूप में करती थी जिसके गुणों, उपलब्धियों व व्यक्तित्व से वह सबसे ज्यादा प्रभावित होती थी। राजकन्या इस चयन प्रक्रिया के लिए पूर्ण स्वतंत्र थी तथा उसका चयन समाज को स्वीकार्य होता था। उस काल में महिलाएं कितनी शिक्षित तथा विद्वान होती थी, इसे समझने के लिए आदि शंकराचार्य के जीवन का एक उदाहरण पर्याप्त होगा। यदि शंकराचार्य का जीवन काल आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, आदि शंकराचार्य ने अल्पायु में ही ग्रंथों का गहन अध्ययन मनन करने के बाद वैदिक संस्कृति व सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत की सांस्कृतिक यात्रा की थी। उस समय बौद्ध, जैन आदि धर्मों की विचारधाराएं अपने उत्कर्ष पर थी। यदि शंकराचार्य ने अपनी यात्रा में स्थान स्थान पर विभिन्न मत तथा संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया तथा उन्हें अपने तर्कों व ज्ञान से पराजित करते हुए सनातन धर्म के विचारों को पुनर्स्थापित किया, उनके इस विजय अभियान व उनकी विद्वता के समाचार उत्तर भारत तक पहुंचने लगे थे। उस समय काशी यानी वाराणसी को उत्तर भारत में विद्वानों का गढ़ माना जाता था। जब आदि शंकराचार्य वाराणसी पहुंचे तो वहां के विद्वानों ने उनका शास्त्रार्थ काशी के उस समय के विद्वान शिरोमणि मंडन मिश्र से करवाने का निश्चय किया। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है धर्मशास्त्रों में वर्णित बातों का तर्कपूर्ण तथा सही अर्थ करना। मंडन मिश्र तथा आदि शंकराचार्य जैसे विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ में निर्णायक भी उच्च कोटि का विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता ही हो सकता था। काफी विचार विमर्श के बाद इस कार्य के लिए मंडन मिश्र की शास्त्र मर्मज्ञ पत्नी भारती को चुना गया। इस महिला की विद्वता, निष्पक्षता व निर्णय क्षमता कितनी श्रेष्ठ रही होगी कि अपने प्रतिद्वंदी की पत्नी होते हुए भी आदि शंकराचार्य ने उसके नाम को स्वीकार कर लिया। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा था तथा समाज में उनका कितना अधिक सम्मान था। शास्त्रार्थ में भारती ने अपने पति मंडन मिश्र को पराजित घोषित किया, परंतु साथ ही उसने आदि शंकराचार्य की इस विजय को अपूर्ण बताया। भारती का तर्क था कि एक विवाहित व्यक्ति पर विजय तभी पूर्ण मानी जा सकती है जब उसकी पत्नी भी पराजित हो जाए। आदि शंकराचार्य ने इस तर्क को स्वीकार किया तथा भारती को भी शास्त्रार्थ में पराजित करके सनातन धर्म व वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना की। यह घटना महिलाओं की शिक्षा, क्षमता, विद्वता तथा सम्मान का जीता जागता उदाहरण है। सन 1000 ईस्वी के बाद भारत पर लगभग 700 वर्षों तक मुसलमान शासकों ने शासन किया। इस्लाम विचारधारा में महिलाओं को न्यूनतम अधिकार दिए गए हैं तथा उन्हें पर्दे में ही रहने का प्रावधान है। महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है। इन परिस्थितियों में उन पर अत्याचार होना और उनका शोषण होना स्वाभाविक ही है।
इन परिस्थितियों में तात्कालीन भारतीय समाज को भी शासक वर्ग की कामुक नज़रों से बचाने के लिए अपनी महिलाओं को घर के अंदर ही सीमित रखना पड़ा था। भारतीय महिलाओं को इन 700 वर्षों तक अपनी सुरक्षा के लिए पर्दे में रहने को तथा शिक्षा से वंचित होने को विवश होना पड़ा था। इतने लंबे समय तक महिलाओं को ऐसे वातावरण में रहना पड़ा कि उनकी जीवन शैली यही बन गई। घर के सीमित वातावरण में रहने के कारण उनकी बाहरी जगत की जानकारी कम होती गई। शिक्षा के अभाव में पारिवारिक मामलों में भी उनकी उपेक्षा होने लगी। इन सब बातों का दुष्परिणाम यह हुआ कि महिलाएं पूर्ण रूप से पुरुषों पर आश्रित होती चली गईं। इससे पुरुषों का अहंकार बढ़ा और वे महिलाओं पर अत्याचार करने लगे। परिस्थितियां विषम होते होते इस सीमा तक जा पहुंची कि महिलाओं का जीवन नरक तुल्य हो गया और वे अपने जीवन को अभिशाप मानने लगी। ऐसी स्थिति में महिलाओं में पुरुषों के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा, परंतु व्यवस्था उनके विपरीत होने के कारण वे विवश थी। मुसलमान शासन के बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, तब फिर से महिलाओं को धीरे धीरे थोड़ी शिक्षा तथा घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता मिलने लगी। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगी। उनमें फिर से प्राचीन काल जैसा सम्मान पाने की भावना उत्पन्न होने लगी। सम्मान पाने के लिए शिक्षित होना तथा पारिवारिक समस्याओं में योगदान करना आवश्यक था। सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन के कारण पूरा समाज आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था और समाज के अधिकांश व्यक्ति बच्चों को शिक्षा दिलवाने में असमर्थ थे। समाज का जो वर्ग कुछ संपन्न था, वह भी शिक्षा के मामले में पुरुषों को ही प्राथमिकता देता था, क्योंकि परिवार के लिए धनोपार्जन करने के लिए पुरुषों का शिक्षित होना ज़्यादा आवश्यक माना गया था। अंग्रेजों ने शासन के समय भारतीय समाज पश्चिमी जीवन पद्धति से परिचित हुआ। इसमें महिलाओं को शिक्षित भी किया जाता था तथा धनोपार्जन की भी व्यवस्था थी। इस पश्चिमी जीवन शैली को देखकर भारतीय महिलाओं ने भी सम्मान पाने के लिए शिक्षा के साथ साथ धनोपार्जन को भी आवश्यक मान लिया। उन्हें ऐसा लगा कि पुरुषों द्वारा उनका शोषण तभी रुक पाएगा जब वे भी पुरुषों की तरह धनोपार्जन करें तथा समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करें। यहीं से महिला पुरुष में आपसी प्रतिद्वंद्विता के बीच बढ़ने लगे। शिक्षा का उद्देश्य धनोपार्जन ही हो गया। यहीं से महिला शिक्षा गलत दिशा की ओर बढ़ने लगी। इसी सोच का परिणाम है कि वर्तमान समय में महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक शिक्षा की ओर आकर्षित होने लगी हैं। अब महिलाओं में धनोपार्जन की कामना इतनी प्रबल हो गई है कि वे अपनी शारीरिक संरचना को नजरअंदाज करके कार्यक्षेत्र के खतरे भी उठाने को तैयार हो गई हैं। इस प्रकार ईश्वर ने अपनी जिस अमूल्य रचना महिला को संसार में पुरुष का परिपूरक बनाकर भेजा था, उसे पुरुष ने अपनी अदूरदर्शिता के कारण अपना प्रतिद्वंदी बना लिया। शिक्षा पुरुष तथा नारी दोनों के लिए आवश्यक है, परंतु जो शिक्षा दोनों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दे, वह शिक्षा उचित नहीं कही जा सकती। महिला तथा पुरुष दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। ऐसा मानकर शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जो दोनों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुशल बना, दोनों को एक दूसरे का परिपूरक बना दे। नारी का यह मानना तो उचित है कि उसका सदियों तक शोषण हुआ है और उसे प्राचीन काल जैसा सम्मान प्राप्त होना चाहिए, परंतु उसका यह सोचना गलत है कि यह सम्मान उसे धनोपार्जन करके ही प्राप्त हो सकता है। पश्चिमी देशों में नारी धनोपार्जन कर रही है और उसे पुरुषों के बराबर अधिकार भी प्राप्त है, परंतु ऐसा होने पर भी उसे सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया। यदि वहां पर नारी को सम्मान प्राप्त होता तो वह संतुष्ट रहती और जीवन में बार बार उसे पति तथा परिवार बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भारत में निर्धन परिवार की नारियां धनोपार्जन भी करती हैं और गृह कार्य भी करती हैं, परंतु फिर भी उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता और वे पारिवारिक हिंसा का शिकार होती रहती हैं। धनोपार्जन से सम्मान प्राप्त हो सकता है, ऐसी धारणा उचित नहीं है। जब तक पुरुष तथा नारी के कार्य क्षेत्र अलग अलग नहीं माने जाएंगे तथा दोनों के महत्व को ठीक तरह से नहीं समझा जाएगा, तब तक नारी तथा पुरुष एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहेंगे। प्रतिद्वंदिता में हिंसा के बीज छुपे रहते हैं, यह एक सर्वमान्य सत्य है। नारी तथा पुरुष के कार्य क्षेत्र क्यों अलग अलग होने चाहिए, इसे भी समझना आवश्यक है। नारी तथा पुरुष की शारीरिक तथा मानसिक संरचना में काफी अंतर है। पुरुष शारीरिक रूप से शक्तिशाली तथा मानसिक रूप से विवेकवान होता है। नारी शारीरिक रूप से कोमल तथा मानसिक रूप से भावना प्रधान होती है। पुरुष धनोपार्जन के लिए घर के बाहर की भागदौड़ व परिश्रम करने, मौसम की प्रतिकूलताएं सहने, कार्यक्षेत्र की विषमताएं व प्रताड़ना का सामना करने की स्वाभाविक क्षमता रखता है तथा इन्हें झेलते हुए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ सकता है।
परंतु नारी इन परिस्थितियों में टूट सकती है। नारी घर की सास संभाल, बच्चों की देखभाल, भोजन बनाने की कठिनाइयों को अपने धैर्य, सहनशीलता तथा कोमल भावनाओं के कारण स्वाभाविक रूप से हल कर सकती है, परंतु पुरुष इन भावनाओं के अभाव में गृह कार्यों में पूर्ण असफल हो सकता है। धनोपार्जन तथा गृह कार्य दोनों ही अति आवश्यक है तथा एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। यदि इन दोनों कार्यों को समान महत्व का मानकर नारी तथा पुरुष को बराबर सम्मान का अधिकारी मान लिया जाए, तब भी नारी द्वारा संतानोत्पत्ति तथा शिशु के पालन पोषण की अतिरिक्त जिम्मेदारी वहन करने के कारण नारी पुरुष से अधिक सम्मान प्राप्त करने के योग्य स्वतः ही हो जाती है। इन्हीं बातों का महत्व ठीक प्रकार से पहचानने के कारण नारी को प्राचीन काल में पूज्य माना जाता था। आज फिर से आवश्यकता इसी बात की है कि नारी तथा पुरुष के कार्यक्षेत्र अलग अलग मानकर दोनों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाए। पुरुष को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह धनोपार्जन की क्षमता प्राप्त कर सके तथा नारी को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह गृह कार्य तथा बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सुसंस्कार प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर सके। शिक्षा से व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, विनम्रता आती है, अपने विचार स्पष्ट करने तथा अन्यों के विचार समझने का गुण विकसित होता है, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। इस कारण शिक्षा नारी के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुष के लिए, परंतु दोनों की शिक्षा उनके कार्यक्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित नारी अपने गृह कार्य काफ़ी निपुणता से कर सकती है तथा बच्चों का पालन पोषण और उन्हें अच्छे संस्कार प्रदान करने का कार्य सहजता से कर सकती है। शिक्षित नारी परिवार में तालमेल कुशलता से तथा घर के खर्चों को काफ़ी समझदारी से चला सकती है। शिक्षित नारी घर पर आने वाले अतिथियों का सत्कार सुरुचिपूर्ण ढंग से कर सकती है तथा पड़ोसियों के साथ सद्भाव बनाकर रख सकती है। आवश्यकता पड़ने पर एक शिक्षित नारी धनोपार्जन भी कर सकती है, जो एक अशिक्षित नारी नहीं कर सकती। एक शिक्षित पुरुष परिवार के लिए अधिक धन अर्जित कर सकता है, परंतु एक शिक्षित नारी परिवार का पूरा दृश्य ही बदल सकती है। इस कारण वास्तविकता यह है कि नारी का शिक्षित होना पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय समाज शास्त्रियों ने नारी का कार्यक्षेत्र घर के अंदर इस कारण माना था क्योंकि नारी को पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। नारी की शारीरिक व मानसिक संरचना के कारण ऐसा माना गया था। इस तथ्य को स्वीकार न करके नारी ने इस व्यवस्था को पुरुष प्रधान समाज द्वारा नारी पर लगाया गया प्रतिबंध मान लिया। आज की नारी इस सीमा से बाहर निकलने तथा पुरुष के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने को अपनी विजय मान रही है। अपनी इस तथाकथित विजय के उत्साह में वह स्वयं पर आ रहे खतरे की भी अनदेखी कर रही है। आज प्रतिदिन महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अभद्र व्यवहार व यौन अपराध की घटनाएं इसी बात का प्रमाण है कि महिलाओं ने गलत मार्ग चुन लिया है। आधुनिक काल की महिला इन अपराधों के लिए पुरुषों की कामुक विचारधारा या पुरुष की गलत मानसिकता कहकर उसकी आलोचना भले ही कर ले, परंतु इनका परिणाम तो नारी को ही भुगतना पड़ता है। कोई भी कानून या विधि व्यवस्था नारी को इन घटनाओं से नहीं बचा सकती। इससे बचाव तभी हो सकता है जब नारी अपने स्वाभाविक कार्य क्षेत्र को स्वीकार करके अपनी सीमा में रहे तथा पुरुष नारी के कार्य क्षेत्र के महत्व को समझकर उसका उचित सम्मान करे। इस प्रकार इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि यदि नारी शिक्षा उसे पुरुष के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कराकर उसे पुरुष का प्रतिद्वंदी बनाती है तो उससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि नारी शिक्षा उसे अपने स्वाभाविक कार्य क्षेत्र की ओर प्रेरित करके नारी को पुरुष का परिपूरक बनाती है तो तब सभी समस्याएं समाप्त हो सकती है। शिक्षित नारी परिवार को सही दिशा देकर उसे तनाव मुक्त बना सकती है। ऐसी नारी अपनी क्षमता के कारण अपने कार्य के महत्व को स्पष्टता से समझ सककर परिवार में अपना सम्माननीय स्थान भी बना सकती है। पुरुष को नारी के कार्य के महत्व को समझकर उसे सम्मान देना ही पड़ेगा, परंतु इसके लिए नारी को भी अपने त्याग, धैर्य व सहनशीलता का प्रदर्शन करके सम्मान योग्य बनना होगा। सीता, द्रौपदी, भारती जैसी नारियां इतनी ज्ञान व अधिकार संपन्न होकर भी पुरुषों की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि परिपूरक बनी। इसी कारण वे समाज में सम्मान प्राप्त कर सकी। इसी मार्ग पर चलने में सक्षम नारी पुरुष की मानसिकता बदलने में भी सफल हो सकती है तथा ऐसी ही नारी सही अर्थों में समाज की आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता भी है। यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत अच्छा विषय है। कितने अच्छे तरीके से श्री माहेश्वरी जी ने
नारी शिक्षा को समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस विषय को अपने सभी नियर एंड डियर तक पहुँचाएंगे ताकि सभी इसे समझ सके, इसके महत्व को समझ सके। आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने नियर एंड डियर तक पहुँचाएंगे। अगले वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।